तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हाँ, इस वीडियो के अंदर में हम उसी तरह के नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और 100% यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लेते हो तो नागरिक शास्त्र से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से दे दीजिएगा। जब आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक एक बेहतरीन तरीका से वीडियो देख लीजिएगा तो इस वीडियो के अंदर में हम जिस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद कराने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को जरूर एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। और जब ये उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा तभी आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपका रिजल्ट एक बेहतरीन अंक के साथ हो जाएगा। समझ गए ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे इसी एनएमएमएस एग्जाम को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कक्षा 8, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा 8, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा, ये सब एग्जाम का मतलब एक ही होता है। समझ गए ना? तो जिस तरह से हम YouTube पर वीडियो डाल रहे हैं, यदि आप लोग कंटिन्यू लगातार देखते जाते हो तो 100% है आपको एनएमएमएस एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो यहाँ देखिए भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? संप्रभु का मतलब ये होता है कि हम अपने देश के आंतरिक मामला को, हम अपने देश के अंदरूनी मामला को अपने हिसाब से सुलझाते हैं। किसी बाहरी देश के दबाव में आकर के अपने देश के अंदरूनी मामला को चेंज नहीं करते हैं। अंदरूनी फैसला को किसी दूसरे के हिसाब से, किसी दूसरे देश के बहकावे में आकर के, यानी तो किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के फैसला नहीं लेते हैं। यानी कि हम अपने देश के अंदरूनी मामला को, अपने देश के आंतरिक मामला को अपने हिसाब से फैसला लेंगे। किसी दूसरे देश के बहकावे में या किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के अपने देश के अंदरूनी मामला को चेंज नहीं करना, इसी को कहते हैं संप्रभु राष्ट्र। तो भारत कब आज़ाद हुआ? तो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इससे पहले तो भारत गुलाम था। तो जब भारत गुलाम था तो वह दूसरे के हिसाब से चलता था, अंग्रेजों के हिसाब से चलता था। लेकिन जब अपना देश भारत आज़ाद हुआ तो अपने हिसाब से, जब हम लोग आज़ाद हुए तो अपने हिसाब से संविधान बनाए, अपने हिसाब से देश के अंदरूनी मामला को सॉल्व करते हैं। समझ गए ना? यानी कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो एक बेहतरीन तरीका से आप लोग समझते जाइएगा तब ना होगा। ये नहीं जो यहाँ पे जो है हम बता रहे हैं एक कभी या दो काशी, इस तरह से नहीं समझना है, एक बेहतरीन तरीका से समझना है। कैसे समझेंगे? जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन का मतलब भी आना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए कई विद्यार्थी सब क्या करेगा, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1947। अब भाई संप्रभु का मतलब क्या होता है इसको भी ना जानना जरूरी है। क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से समझना है। जब समझ जाइएगा तो आपका सब काम हो जाएगा। समझ गए ना? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए राष्ट्रपति होता है नाम मात्र प्रधान, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संघ का सर्वोच्च पद है, तो भारतीय संघ का सर्वोच्च पद है, सबसे पहला पद है राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही कहते हैं। यहाँ पे हम आपको जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, इसी तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा और बार बार पूछा भी गया है। समझ गए ना? हम जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं अगर उस तरह से आप लोग तैयारी कर लेते हो तो इस एग्जाम को पास करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। समझ गए ना? भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष आनुपातिक विधि से होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम ऑप्शन बता देते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो छुआछूत को। यानी कि जब हम लोग जो है किसी के साथ भेदभाव रखते हैं, ये दंडनीय अपराध है, समानता के खिलाफ है। आप समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अब मान के चलिए अपने हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में या नहीं तो सिख धर्म में बराबर देखते रहते हैं, ऊंच नीच, अमीर गरीब, डोम जात, इस समय क्या देखते हैं हम लोग? भेदभाव करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये समानता के सिद्धांत का विरुद्ध हुआ। संविधान कहता है जो कानून की नज़र में सब बराबर है। समझ गए ना? इसलिए हम लोग को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे भाई हम भी जानते हैं कि जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे ऊंच रहे नीच रहे, सबके शरीर में वही खून दौड़ रहा है, तो हम किसी के साथ भेदभाव क्यों करें? इस तरह से मन में भाव रखना चाहिए। हम लोग को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये तो सब जानता है, 5 वर्षों का। इससे पहले भी हमने सिविक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, सारे वीडियो को देख लीजिएगा। भारत का विश्व किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। समझ गए ना? इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से जानते हैं वल्लभ भाई पटेल को।
समझ गए ना। वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी को तो हम लोग राष्ट्रपिता बापू के नाम से जानते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, और सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा दिया था। इस तरह के क्वेश्चन हम करा दिए हैं, तो जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, सारे वीडियो को जल्दी देखिए, कम समय बचा हुआ है। समझ गए ना, आपके पास बहुत कम समय है और इसी कम समय में आप लोगों को तैयारी करना है। समझ गए ना। किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? किस अनुच्छेद के तहत भाषण तथा अभिव्यक्ति का मतलब यहाँ पे ये होता है हम जो चाह रहे हैं बोलना, ये संविधान के किस अनुच्छेद में ये अधिकार दिया गया है कि आपको कि जो आप चाह रहे हैं खुल के आप बोल सकते हैं कहीं पर भी, तो ये अनुच्छेद 19 के तहत आपको ये अधिकार दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें? तो अनुच्छेद 51 के तहत ये दिया गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। मिसाइल मैन के नाम से इसको कौन नहीं जानता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। समझ गए ना। भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति था कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। यही एक वैसा व्यक्ति था जो वैज्ञानिक होते हुए देश का राष्ट्रपति बना, 11वां राष्ट्रपति था। समझ गए ना। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। समझ गए ना। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को तैयार करना है। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया था। तब हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है अब हमारे पास हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान है, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो गया। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा संविधान को बनने में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है। इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या निश्चित है? तो 14 वर्ष तक। समझ गए ना। यानी कि बचपन से लेकर के 14 वर्ष तक हम लोग निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये संविधान में ये अधिकार दिया गया है। हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो जब आप लोग NCERT बुक को फर्स्ट पेज को पलटिएगा ना, तो उसी में प्रस्तावना आपको दिखाई पड़ेगा। उसी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इस तरह से आप लोग प्रस्तावना में हमेशा लिखे हुए देखते होंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से हो जाएगा। हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग प्रस्तावना को याद भी किए होंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, प्रस्तावना NCERT बुक के फर्स्ट पेज को पलटाइएगा तो उसमें दिखाई पड़ेगा आपको। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटा दिया गया है? तो 1978 ईस्वी में। यानी कि यहाँ पे देखिए हम बार बार सभी वीडियो में बताते रहते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, इसको सबसे पहले आप लोग को जानना है। यदि आप लोग NMMS एग्जाम पास करना चाहते हो तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, वैसे मौलिक अधिकार क्या है इससे पहले हम बना दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। जरूर है जो भी स्टूडेंट NMMS एग्जाम पास करना चाहता है तो उस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख ही लीजिएगा, क्योंकि आप लोग यदि उस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेते हो तो 2 या 3 क्वेश्चन का जवाब 100% दे ही सकते हो। समझ गए ना। 2 या 3 क्वेश्चन उससे 100% पूछा ही जाता है मौलिक अधिकार से। समझ गए ना। इसके बाद देखिए संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य है? तो संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य है 11। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने देश इंडिया का है, भारत का है। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा है समवर्ती सूची। देखिए यहाँ पे सूची 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं सूची? तो 3 तरह के होते हैं। एक संघ सूची। संघ सूची उस सूची को कहते हैं जिस पर केंद्र का अधिकार होता है, केंद्र कानून बनाते हैं, उस सूची को कहते हैं संघ सूची। एक होता है राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है। एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती का मतलब समान रूप से जिसमें केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी, दोनों मिला करके कानून बनाते हैं, उसी को कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों मिल करके कानून बना सकते हैं। समझ गए ना। तो इस तरह से आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से समझना है। NMMS एग्जाम को पास करने के लिए आप लोग को एक बेहतर कंसेप्ट होना जरूरी है। समझ गए ना। जब तक आपके पास एक बेहतर कंसेप्ट नहीं होगा तो वहाँ पर आप लोग एक बेहतरीन तरीका से जवाब नहीं दे सकते हैं। समझ गए ना।
मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को कहते हैं प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे सिविक्स के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बना लिए हैं, तो जा करके प्लेलिस्ट में जो पड़ा हुआ है वीडियो, उन्हें सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिए। फिर देखते हैं कि आपको एनएमएमएस एग्जाम में एक बेहतर अंक लाने से कौन रोकता है। समझिए ना, आपका सबसे बेहतरीन अंक आएगा। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं? जो नागरिकों को अधिकार दिया गया हमारे संविधान में, उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? दूसरा हो जाएगा। समझ गए ना। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है। तो राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है मौलिक कर्तव्य। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सर्दी लग गया है, पूरा तबीयत खराब है, समझ गए ना। हो सकता है आपको आवाज़ सुनने में थोड़ा दिक्कत हो, परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट वेटिंग करते रहता है कि सर जी कब वीडियो डालेगा, कब हम लोग याद करेंगे, बेहतरीन तरीका से समझेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया था 1993 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। समझ गए ना। मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो बताइए कि अभी यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। समझ गए ना। क्या होगा? दूसरा हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। समझ गए ना। इसके बाद देखिए, आप लोग को संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो राष्ट्रीय स्तर का यानी कि देश लेवल का, तो देश लेवल में कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाता है। संघ सूची में देश लेवल के जो है कानून बनाए जाते हैं, और जो देश लेवल पर कानून बनाता है उसी को कहते हैं केंद्र सरकार, यानी कि दूसरा हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो कानून बनाती है संसद। हमारे देश का कानून संसद में बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। समझ गए ना। इसके बाद देखिए, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस वर्ष चार्टर अधिनियम में पहली बार विधान परिषद के एक बीज दिखाई पड़े? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। 1833 ईस्वी में जो है इस तरह से हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कहेगा कि लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या तो 552 मारेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। कहेगा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 543। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 543। निर्वाचित जिसको चुनता है 543 को। समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? तो लोक से लोकप्रिय और लोक से लोकसभा। तो लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। समझ गए ना। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यात्मक शासन प्रणाली है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है सीटें आरक्षित है 84। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देख रहा है, झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो झारखंड 14 लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 5 सीटें आरक्षित है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। राष्ट्रगान जनगण मन किसके द्वारा रचित है? तो राष्ट्रगान को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत कहेगा वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम को कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से तैयारी करते जाना है। समझ गए ना। अस्थाई सदन किसे कहा जाता है? तो अस्थाई सदन कहते हैं हम लोग राज्यसभा। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? दूसरा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है, तो सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है न पक्ष का न विपक्ष का, बात करेंगे सही बात का, न इधर न तुम्हारे पास न इसके पास, बात करेंगे सही की ओर, तब हमारे लिए जो है एक बेहतरीन न्याय हो पाएगा। किसी को एक अच्छा रिजल्ट कब मिल पाएगा? ना हम पक्ष का साथ देंगे ना ही विपक्ष का साथ देंगे, हम देंगे सच्चाई का साथ, तब ना होगा, यानी कि निष्पक्ष का। सामाजिक न्याय के लिए सबसे जरूरी है निष्पक्ष, किसी के पक्ष में ना होकर के एक सही फैसला सुनाना ही उसी को कहता है निष्पक्ष। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। यानी कि सामाजिक न्याय के लिए ना पक्ष का ना विपक्ष का, बात करेंगे सही का, यानी कि सच्चाई का। सच्चाई का मतलब निष्पक्ष। इस तरह से क्या होगा? समाज में सभी लोगों को एक बेहतर न्याय मिल पाएगा, एक बेहतर समाज की स्थापना हो पाएगा। समझ गए ना? इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहते हैं अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है जो छूने योग्य नहीं है। आज भी हम लोग जो है छोटी नीची जाति को अस्पृश्य मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं मानना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। समझ गए ना? डोम हो गया, चमार हो गया, इस सब के साथ हम लोग बैठना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस तरह से जो भी भेदभाव रखता है वो समझिए ना खुद नीचा है। इस तरह से भेदभाव नहीं रखना चाहिए कभी भी। हम लोग पढ़े लिखे हैं तो किसी के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या होता है? पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है जब आपके पास ज्ञान होता है तो आप किसी को छोटा नहीं समझते हैं, किसी को बड़ा नहीं समझते हैं, सब कुछ समान समझते हैं। समझ गए ना? यहाँ पे अस्पृश्यता का तो होता है जो छूने योग्य नहीं है। हमें सबको समान रूप से समझना चाहिए। समझ गए ना? सच्चर समिति रिपोर्ट संबंधित है तो मुस्लिम समुदाय से, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि आदिवासी कौन लोग हैं? तो मूल निवासी है आदिवासी। हमारे देश का मूल निवासी कौन है? तो आदिवासी है ना। आदिवासी का ही ना वंशज हम लोग हैं। झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है? तो झारखंड राज्य में आरक्षण सामान्य वर्ग को नहीं मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अधिकांश आदिवासी आबादी कौन सी भाषा बोलती है? तो संथाली बोलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता जो भेदभाव है उसको उन्मूलन का मतलब क्या हुआ? समाप्त करना। किस अनुच्छेद के तहत भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। समझ गए ना? इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, तो कहता है अगला नंबर प्रश्न, भारत में आदिवासियों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो 8% है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया है? तो आरक्षण का मतलब होता है जितने भी छोटी छोटी जातियां होती हैं जो पिछड़े हुए हैं उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना, ताकि वह भी उस लेवल पर आ जा सके जिस लेवल पर अन्य कास्ट के लोग हैं। समझ गए ना? अन्य जाति के लोग जितने ऊपर में है उसके बराबरी कर सके, इसलिए छोटी छोटी जातियों को, छोटे छोटे कास्ट को ये आरक्षण दिया गया है ताकि वह भी आगे बढ़ पाए, वह भी देश के लिए कुछ कर पाए। इस तरह से जो है आरक्षण हमारे संविधान में दिया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? तो संविधान के अनुच्छेद 15 में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? पहला हो गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में किया गया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर पर जो बांध बनाया गया था, सरदार सरोवर नदी पर, इसके विरोध में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो जब आप लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीजिएगा तो आपका हड्डी जो होता है ना काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। समझ गए ना? इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या किन जिलों में अधिक है? तो पलामू और गढ़वा में, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, बालिकाओं के समृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो बालिकाओं की समृद्धि के लिए सकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? अब हम लोग इंदिरा आवास को किस नाम से जानते हैं? तो अब हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से। इंदिरा आवास योजना को चेंज कर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, जल परिवहन किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो जहाज रानी के अधीन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? तो सुकन्या समृद्धि योजना 2014 ईस्वी में लागू हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा।
इस तरह से हमने जो भी इस वीडियो के अंदर में हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं, यदि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा और इस चैनल के माध्यम से हमने जितने भी वीडियो एनएमएमएस के ऊपर बना दिए हैं उन सारे वीडियो को भी देखिएगा, तो आपको एनएमएमएस एग्जाम में एक बेहतर अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ गए ना? तो मेरा कर्तव्य है कहना, अभी समय है, अभी आप कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट चाह रहे हो, आपका लक्ष्य है 100% इस एग्ज़ाम को हमको पास करना ही है, तो इसी चैनल के माध्यम से हमने जितने भी वीडियो बना करके डाल दिए हैं यूट्यूब पे, तो उन सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको 100% है एक बेहतर अंक आएगा। समझ गए ना? सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जिस तरह से क्वेश्चंस ला रहे हैं, हम समझिए ना, उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे ला रहे हैं आप लोगों के लिए, जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है और कई बार पूछा भी है। तो इसलिए हम पे भरोसा कीजिए और इस चैनल के माध्यम से हमने जितने भी वीडियो डाल दिए उन सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। सबसे बेहतरीन अंक के साथ आपका रिजल्ट सबसे ऊपर होगा। समझ गए ना? तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।